ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोई सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। सबसे पहले सूत्रों का रिवीजन और शब्द सिद्धि से शुरू करेंगे। कल हमने 13 सूत्रों तक स्वाध्याय किया, उनको पढ़ा और कुछ सूत्रों का उपयोग किया। तो आज उनको थोड़ा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे और गहराई से उनका चिंतन मनन और स्वाध्याय भी कर लेंगे। तो मैं शेयर करूंगा स्क्रीन अपनी। तो यहाँ पर ये सूत्र हैं। सबसे पहले आदेर्य जह, इसका उपयोग हमने कर लिया है। पहले यावत से जाव बनाया था। किसी भी पद के आदि में यह हो तो उस य को ज हो जाता है। बहुत ही सरल सूत्र है, रोज स्वाध्याय से याद हो जाते हैं। नोणः है, ये स्वर से परे अनादि और असंयुक्त न को अणा कर देता है। मदनः शब्द का हमने सिद्धि किया था, प्राकृत में मयणो बनाया था। टोडः सूत्र है, ये स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ट को ड कर देता है। नटह का नडो हो जाता है, गटह का गड़ो हो जाता है। शब्दों की सिद्धि हमने कर ली है और पुराने जो व्हाट्सएप मैसेज हैं उसमें है। अगला सूत्र ठो ढह है, ये स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ठ को ढ करता है। अनादि का मतलब एकदम शुरुआत में नहीं होना चाहिए। असंयुक्त का मतलब दो व्यंजन जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। जैसे असंयुक्त में हलंत क और त जुड़े हुए हैं अंत में, इनको जुड़े हुए कहा जाता है, संयुक्त कहा जाता है। इस प्रकार से संयुक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है, कुठारह का कुठारो बन गया, ठ का ढ हुआ और अंत में जो विसर्ग था वो अतः सेडो से ओ बन गया। इसकी भी शब्द सिद्धि हमने भेजी हुई है। मठ का मड़ो हो गया, मठ में ठ था उसका ढ हुआ और अतः सेडो से मढ़ो बन गया। अगला सूत्र है श रोह सह, तालव्य श है फिर मूर्धन्य श है। उन दोनों का प्राकृत में दंत्य स हो जाता है। इसके उदाहरण सची का सही बना है, जो तालव्य श था उसका स बन गया। श्रावक में भी तालव्य श है, उसका भी स हो जाता है, र का लोप होता है। ये श्रावकः का शब्द सिद्धि आज मैं करके भेजता हूँ। श्रावकः से सावज्ञो कैसे बना, आप चिंतन कर सकते हैं श्रावकः से सावज्ञो कैसे बना, क्योंकि इसके सभी सूत्र हमने कर लिए हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा और उसकी शब्द सिद्धि फिर मैं ग्रुप में भी भेजूंगा। शेष का शेषा हो गया है,
क्योंकि तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों को दंत्य श बन गया है। पो वह बना है। यह भी सूत्र बहुत आसान है। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त प को वह होता है। ऊपर वाले सूत्र को मैंने पढ़ा नहीं। शकार और शकार को सकार होता है महाराष्ट्रियन प्राकृत में। प्राकृत के भी अलग अलग फ्लेवर हैं, जैसे राजस्थानी भाषा के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं। मेवाड़ी अलग है, मारवाड़ी अलग है, थली प्रदेश की अलग भाषा है। वैसे प्राकृत में भी महाराष्ट्रियन प्राकृत एक फ्लेवर है उसका। उसके अलग अलग विभिन्न जो प्रकार हैं वो बाद में हम पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे उनके बारे में भी। पोवह में काफी उदाहरण हैं। उपनगरम का उणायरम हुआ है, पापम का पावम हुआ है। इसमें से उपनगरम की शायद हमने सिद्धि भेजी हुई है, नहीं है तो आज इसका भी दोनों का भेजने का भाव है। फिर सूत्र डो लह है। स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ड को ल होता है। तो हमने इसके बारे में भी कल एक शब्द सिद्धि करके भेजी थी। वो था गरुड़ह, उसको हमने गरुलो बनाया था। ड था, उसको ल कर दिया था इस सूत्र से। और जो अंतिम विसर्ग है वो अतः सेडो सूत्र से उसका ओ बन गया है। तो गरुड़ह जो गरुड़ पक्षी है उसका गरुलो बन गया है। फिर हमने क्रीडती का क्लास में ही किया था, उसको किलई बनाया था। तो क्रीडती का किलई रूप सिद्ध किया था, उसमें ड का ल हुआ है इसी सूत्र से डो लह करके। और जो क्रीडती में संयुक्त हलंत क और हलंत र जो संयुक्त है उसमें जो र है उसका लोप हुआ था, और उसका लोप हमने अगले वाले सूत्र से किया था। 11 नंबर का सूत्र है सर्वत्र लब राम वंद्रे से। और ये कग चज तद पय वाम प्रायो लुक, ये भी काफी प्रयोग में आता है। ये सूत्र भी किसी भी शब्द में अनादि और असंयुक्त, ये डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी है कि अनादि यानी बिगिनिंग में नहीं होना चाहिए, शुरुआत में नहीं होना चाहिए। और असंयुक्त जो दो व्यंजन जुड़े हुए होते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। उस प्रकार का अगर हलंत कग चज तद पय और व हो तो उनका प्राय लोप हो जाता है। इसका भी हमने शब्द सिद्धि करके भेजा था। तो लोकह का लो हो जाता है, नगरम का नयरम हो जाता है, रजतम का रययम हो जाता है। ये अपने पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस में हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला सूत्र ख ग थ ध भाम है, और इसमें स्वर से परे अनादि और असंयुक्त ख ग थ ध और भ को ह हो जाता है। ये महाप्राणन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क जो होता है वो महाप्राण नहीं है, लेकिन ख महाप्राण हो जाता है, क्योंकि इसमें क के साथ ह मिला करके ख शब्द का उच्चारण होता है। तो ये महाप्राण कहलाते हैं। ख घ थ ध और भ ये महाप्राण हैं। इसके बारे में आगे और हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, अच्छे से उसका परिभाषा और डेफिनेशन देंगे। तो इसमें लिखती का लिह ही हुआ है, इसका हमने शब्द सिद्धि करके भेजा है। और ख को ह बना है इसमें। मेघ का मेहो हुआ है, घ का ह बना है। और अंत में जो विसर्ग था उसका अतः सेरडो से जो है ओ बन गया है। मेघ का इस प्रकार से मेहो सिद्ध हुआ है। और उसी प्रकार से नाथ का नाहो बना सकते हैं। थ का ह बन जाएगा इसी सूत्र से, खग थ ध भाम से। और अतः सेरडो से अंतिम विसर्ग का ओ बन जाएगा। तो नाथ का नाहो बन जाएगा। स्वामी मालिक ये नाथ है। मेघ शब्द बादल के लिए उपयोग में आता है। लिखती लिखने के लिए उपयोग में आता है। लिखती संस्कृत है और लिह ही उसका प्राकृत रूप है। अब एक अगला सूत्र है जो हम सबके लिए कल पहली बार हमने पढ़ा था। वो था क ग ट ड त द प श श स जीवा मूल्य क और उपध्मानीय वाम ऊर्ध्वम लुक। ये जीवा मूल्य क का उच्चारण तब होता है जब कह क इस प्रकार से हम उच्चारण करते हैं, कह के बाद क आता है, तब वहां पर जीवा मूल्य क का उच्चारण होता है। और जब प और फ साथ में आता है तो उनके बीच में ये उपद उपध्मानीय प का उच्चारण होता है। तो ये जीवा मूल्य क और उपध्मानीय प का प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन क ग ट ड त द श श श इनका प्रयोग काफी होता है। और ये जो व्यंजन है ये कोई वर्ण या अन्य किसी वर्ण के साथ संयुक्त हों और ऊर्ध्व में स्थित हों तो उनका लोप हो जाता है।
संयुक्त और ऊर्ध्व का मतलब है सर जैसे, एक बार उपधामन एक बार और बताइए इसका हाँ, मतलब एक उपद मानिए, उपद मानिए जो होता है प और फ के बीच में जब प की साउंड होती है, जब पफ एक साथ बोलते हैं तब उसमें उपद उपधा से उसका उच्चारण होता है उपदमानीय। इसमें ध जो है हलंत है, उपदमानीय, उपदमानीय यानी उपधा से उसका उच्चारण होता है। हम उच्चारण का एक विशेष लेक्चर रखेंगे, उसमें हर जो व्यंजन है या हर स्वर जो है कहाँ से उच्चारण होता है उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। जैसे क ख ग इनका कहाँ से उच्चारण होता है, च छ ज इनका कहाँ से उच्चारण होता है, इनका सबका अलग अलग हमारे शरीर के अंगों से उच्चारण होता है। 8 हमारे शरीर में 8 उच्चारण स्थान है, उनका एक संस्कृत श्लोक भी है, तो उनका मैं विशेष रूप से एक लेक्चर लूंगा, शायद आधा घंटा या 1 घंटा पूरा लगेगा उसमें। तो किस अक्षर का उच्चारण कहाँ से होता है, जैसे तालव्य श है, श ल भ, शलभ का श जो है, शांति का श जो है, ये तालव्य है, तो इसका तालु से उच्चारण होता है। फिर षटकोण का जो श होता है ये मूर्धा से उच्चारण होता है, मूर्धन्य श बोला जाता है। फिर स जो है दंत्य स है, यह दांतों से इसका उच्चारण होता है। इसलिए जो अलग अलग उच्चारण स्थान हैं उनका विशेष रूप से एक लेक्चर करेंगे, और 8 उच्चारण स्थान है उनका हम एक एक स्वर और एक एक व्यंजन का कहाँ से उच्चारण होता है। जैसे अनुस्वार है, थोड़ा हल्का सा उसका नाक से उच्चारण भी होता है। तो ये विशेष रूप से एक लेक्चर रहेगा। तो अभी यहाँ हमारे को इतना ही समझना है कि जब हम कह क ऐसा उच्चारण करते हैं तो जीवा मूल्य क का उच्चारण आता है, और प फ जब साथ में बोलते हैं तब वो उपधा से उसका उच्चारण होता है, तो उसको उपदमानीय इस प्रकार से उपदमानीय प कहा जाता है। तो जीवा मूल्य क और उपदमानीय प का विशेष रूप से प्रयोग कम होता है, लेकिन ये क ग ट ड आदि इनका प्रयोग काफी होता है। जैसे खड्ग लिया हमने, है ना, तो खड्ग में ड हलंत है और वो आगे आने वाले ग के साथ संयुक्त है, तो जो हलंत अक्षर पहले आता है संयुक्त में उसे ऊर्ध्व में लिखा जाता है, यानी ऊपर लिखा जाता है, और ग को नीचे लिखा जाता है। जो ग बाद में आया, ड के बाद ग आया, तो संयुक्त अक्षरों की यह व्यवस्था है कि जब हम लिखेंगे, यहाँ तो अभी इन्होंने लिख नहीं पाए, ये इनके पास उस तरह का लिपि का साधन नहीं होगा कंप्यूटर में, तो इन्होंने ड हलंत करके ग बाद में कर लिया। लेकिन अगर हम अक्षर लिखें अपनी पुस्तक में, मैं लिख करके भी बताऊंगा, तो वहां पर ड हम ऊपर लिख करके ग उसके नीचे लिख देते हैं, तो ये ड ऊर्ध्व में स्थित है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण नीचे आएंगे, उनका मैं बताऊंगा। जैसे युग्मम में ग हलंत है, वो 12वें नंबर के सूत्र में आएगा, एक एक करके लेंगे। तो खड्गः, इसकी शब्द सिद्धि हमने कल की थी, इसको पहले पूरा विच्छेदित किया था, हलंत ख करके, फिर प्लस अ करके, हलंत ड करके, प्लस हलंत ग करके, फिर प्लस अह किया था। और उसमें फिर हमने क्या किया था कि इस सूत्र के माध्यम से हलंत ड का लोप किया था, और इस प्रकार का जब लोप होता है तो उसके आगे एक अलग सूत्र भी लगता है जो कि 13 नंबर का सूत्र है, और वह है अनादौ शेषादेश योर द्वित्वम। उसको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इसको इसके ऊपर फोकस करते हैं, खड्गः के ऊपर। तो जो ड था वो इस सूत्र से लोप हुआ। क्यों? क्योंकि इस सूत्र में लिखा है कोई वर्ण अन्य किसी वर्ण के साथ जब संयुक्त होता है और ऊर्ध्व में स्थित होता है, पहले आता है। ऊर्ध्व का मतलब जब लिखा जा रहा है तो पहले आया, और जब हम लिपि में अपने हाथ से लिखते हैं तो ड ऊपर लिख करके ग उसके नीचे बना देते हैं, वो भी सही लिखावट है। तो खड्गः में ड पहले आ रहा है तो वह ऊर्ध्व में स्थित है, उसका लोप होता है। जब उसका लोप होता है तो पीछे जो हलंत ग बचा है उसका द्वित्व हो जाता है। तो कल के नोट्स में आप अगर देखेंगे तो मैंने लिखा है कि अगर हलंत ग बचा और तो उसका इस 13 नंबर के सूत्र से अनादो शेषा देश और द्वित्वम से एक हलंत ग और आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि खग गो बना है, तो पीछे ओ जो आया है वो तो अतः शेरडो से विसर्ग का ओ करने से आया है,
और ये जो द्वित्व हुआ है, हलंत ग 2 बार हो गया है, वो इसी कारण से आया है कि यहाँ पर ड का हमने लोप किया। ड का लोप करने के बाद 13 नंबर का सूत्र लगाया, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। उसके कारण ये ग का द्वित्व होने से यह खग्गो रूप बन गया। खड्ग का मतलब तलवार है, खड्गह जो है संस्कृत का रूप है, और उसको प्राकृत में हमने कन्वर्ट किया तो खग्गो बना। तो मैं एक एक करके वो सारे शब्द भी अपने स्क्रीन पे लाऊंगा। अभी हम सूत्रों का अध्ययन कर लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद उन शब्दों को भी मैं स्क्रीन पे लाऊंगा, तो उसमें कोई डाउट रहेगा तो वहां पे भी हम पूछ सकेंगे। अब दूसरा इसमें आया दुग्धम। दुग्धम, इसमें भी इसी प्रकार से क्या हुआ है, अपन इसको सूत्र को फिर से पढ़ेंगे तो क ग ट ड, ये सारे जितने भी अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें से ग आया है, इसलिए ग का हम लोप करेंगे। दुग्धम का विच्छेदन किया हमने तो द हलंत आया प्लस उ आया, फिर ग हलंत आया, उसके बाद ध हलंत आया, फिर अ आया और फिर म आया। तो इसमें 3 सूत्र लगे हमें दुग्धम से दुग्धम बनाने में। सबसे पहले तो ये ग और ध जो है संयुक्त हैं, ग और ध संयुक्त होने में ग पहले लिखा गया है, यानी कि ग ऊर्ध्व में है, और ध बाद में है, वो अधो में है। अधो यानी नीचे, ऊर्ध्व यानी ऊपर। तो जो पहले है ग, उसका हम लोप करेंगे, और घ और ध, ये दोनों में से जब घ का लोप किया गया तो पीछे ध बचा। अब हमने जो 13 नंबर का सूत्र है उसके साथ एक और नियम बताया, कल एक्सप्लेनेशन दिया, वो नोट्स के अंदर है, कि द और ध जब हैं और उनमें मतलब उसके आगे के किसी अक्षर का लोप हुआ है और पीछे द और ध बचा है, तो जो द्वित्व होगा तो उसमें द एक्स्ट्रा आएगा, ध नहीं आएगा, द एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि ध जो है वो महाप्राण है। द के साथ ह की ध्वनि जब जुड़ती है तब ध बनता है, तो ध महाप्राण का द्वित्व नहीं होकर के द का द्वित्व होता है वहां पर। तो यहाँ पर हमें ग का लोप करके हमने द का जो है एक्स्ट्रा लेकर के आए 13 नंबर के सूत्र से। तो द प्लस हलंत द के साथ प्लस उ हुआ, और प्लस हलंत द आ गया, फिर उसके बाद हलंत ध आया, और फिर उसके बाद अ आया, और फिर म आया। तो म जब हलंत म अंत में होता है तो अंतिम हलंत म का अनुस्वार बन जाता है, उसके लिए सूत्र होता है मोनुस्वारः। तो मोनुस्वारः सूत्र से अंतिम म हलंत म का अनुस्वार कर दिया, सबको जोड़ा तो दुद्धम शब्द बन गया। तो इस प्रकार से यह सूत्र हम काम में लेते हैं, इसका हमने उदाहरण सहित यहाँ पर प्रयोग करके देखा है। अब अगला वाला आ रहा है सूत्र 11 नंबर का, वह है सर्वत्र ल ब राम वंद्रे। तो इसमें हम देखेंगे कि वंद्रे शब्द को छोड़कर अन्य किसी संस्कृत शब्द में ल, ब, व और र, तो या तो ल हो हलंत, या ल ब हलंत हो, या व हलंत हो, या र हलंत हो। यहाँ ब और व, ब ऑब्लिक व किया है क्योंकि प्राकृत में ब और व को एक ही माना गया है और ज्यादातर व का प्रयोग होता है। तो वो फ्लेवर्स के ऊपर डिपेंड करेगा प्राकृत के, और ब और व को एक ही रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ब और ऑब्लिक करके व लिखा गया। तो ल, ब, व या र, ये किसी के साथ संयुक्त हो और तो उनका लोप हो जाता है, भले ये ऊर्ध्व में हो या अधो में हो, कहीं पे भी हो। क्र में आप देखेंगे तो र नीचे है, अर्क में आप देखेंगे तो रेफ ऊपर है, रेफ बोलते हैं इसको। अर्क के ऊपर जो रकार आया है वो र, वो ऊर्ध्व में है। वक्र में ये र नीचे है, क के नीचे र आया है। तो ऊर्ध्व या अधो कहीं पे भी हो, उस र का लोप हो जाता है। अब उदाहरण दिया है अर्कह। अर्कह जब उदाहरण दिया गया और इसका हमने विच्छेद किया तो अ प्लस हलंत र प्लस हलंत क और प्लस आगे अह करके विसर्ग आता है। तो अब इसमें इस सूत्र से सर्वत्र लब राम वंद्रे सूत्र से हमने र का लोप किया, और र का लोप करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको 13 नंबर का सूत्र वापस लगाना पड़ेगा, क्योंकि र का लोप हो गया है। तो अनादो शेषा देशयोर द्वित्वम, यह सूत्र हम लगाएंगे तो जो क बचा पीछे उसका द्वित्व हो जाएगा।
और आपको पता है कि क और ख हलंत में हैं, बचे हुए हैं, तो द्वित्व क का होता है, ख का नहीं होगा, महाप्राण का नहीं होता है द्वित्व, क का होता है। तो यहाँ पर क बचा हुआ था तो उसका द्वित्व हुआ। तो अगली स्टेप में हम 13 नंबर का सूत्र लगा करके अ प्लस हलंत क प्लस हलंत क और प्लस अह विसर्ग करेंगे और विसर्ग को अतः शेरडो से ओ करेंगे। इस प्रकार सबको जोड़ देंगे तो अर्कः का अक्को रूप बन जाएगा। यह सूर्य के लिए प्रयोग होता है। अब इसके बाद शब्द आता है उल्का, उल्काहा। तो संस्कृत में उल्काहा रूप है, ये बहुवचन का जो है प्रयोग है। उल्का, बहुत सारी उल्काएं हैं तो उल्काहा ऐसा करके उल्का का प्रयोग किया गया है। इस उल्का में इसका पहले विच्छेद करके हम लिखेंगे उ प्लस हलंत ल प्लस हलंत क प्लस आह। तो आह के बाद विसर्ग है। अब क्या होता है कि संस्कृत से प्राकृत करते हैं तो बहुवचन में विसर्ग जो है लोप हो जाता है। वो मैंने डायरी में भी नोट्स बना करके भेजे थे, उसमें लिखा है। पर सबसे पहले हमने यहाँ पे सूत्र लगाया 11 नंबर का, सर्वत्र लब राम वंद्रे। तो सबसे पहले ल का लोप किया गया, हलंत ल जो था वो संयुक्त है और उसके लिए ये सूत्र कहता है कि ऊर्ध्व या अधो कहीं पर भी हो तो ल का लोप हो जाता है। तो इसमें ल का सबसे पहले हलंत ल का हमने लोप किया। हलंत ल का लोप करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमें 13 नंबर का सूत्र लगाना है, वो है अनादो शेषादेशी और द्वित्वम। तो उस द्वित्व बचा हुआ था क पीछे, तो क का द्वित्व हो गया। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे उ प्लस हलंत क प्लस हलंत क प्लस आ विसर्ग के साथ। और फिर विसर्ग को हम जो है प्राकृत बनाने के लिए उसका लोप कर देंगे, उसका सूत्र बाद में बता देंगे आपको। तो इस प्रकार से फिर से सबको ज्वाइन करेंगे तो आ बचेगा, उधर उक्का रह जाएगा। तो हल उ प्लस हलंत क प्लस हलंत क प्लस आ रहेगा तो उक्का बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस शब्द की भी हम सिद्धि कर सकते हैं। फिर अगला सूत्र आता है 12 नंबर का, वह है अधो मन याम, अधो मन याम। तो इसमें बताया गया है कि संयुक्त अवस्था में अधो में स्थित म न और य अगर आता है तो उनका लोप हो जाता है। और इसका सबसे पहले उदाहरण दिया गया युग्मम। तो युग्मम में म न य अधो में है क्या, वो पहले हमें देखना है। तो पहले शब्द का विच्छेद करेंगे, विच्छेद करेंगे तो हलंत यू बनेगा, हलंत य प्लस उ ऐसा बनेगा। फिर हलंत ग बनेगा, फिर हलंत म आया और फिर हलंत, फिर अ और फिर हलंत म आएगा। तो इस प्रकार से ये युग्मम का विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि म बाद में आया है, जो यू के बाद ग्म, ग्म जो संयुक्त जो अक्षर बन रहा है उसमें हलंत ग और हलंत म है। तो म बाद में है, इसका मतलब वो अधो में है। तो इसलिए क्या होगा कि यह सूत्र लगेगा अनु अधो मनयाम वाला, तो इसमें म का लोप हो जाएगा। तो म का जब लोप हो जाएगा तो इसमें पीछे ग बचेगा। तो ग और म संयुक्त थे, म का लोप हो जाने से ग बचा, तो ग बच गया। तो अब अनादो शेषादेशी और द्वित्वम सूत्र से 13 नंबर के सूत्र से एक और ग एक्स्ट्रा वहां पर आ जाएगा। तो वहां पर हलंत य प्लस उ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ग प्लस अ और अंत में हलंत म रहेगा। तो इस प्रकार से हलंत म अंतिम बचा है उसको मोनुस्वार सूत्र से उसका अनुस्वार बना देंगे। तो फिर सबको जोड़ने पर हमारे पास युग्म शब्द बन जाएगा। तो इस सूत्र के लिए युग्म बना। अब युग्म में भी आदि में य था, उसको भी आदेर्यो ज लगा करके आदि के य को भी जू बना दिया, ज बना दिया, तो जुग्गम शब्द बन गया। तो इस प्रकार से युग्मम का जुग्गम शब्द बन गया। तो आदि में यह है, वह सूत्र हमें सबसे पहले लगा देना चाहिए। तो शायद मैंने डायरी में जो नोट्स बना करके भेजे हैं उसमें वो सूत्र लगा हुआ होगा। तो युग्मम का इस प्रकार से जुग्गम बना। तो यह अधोमनियाम का उदाहरण है। इसका जुम्मम जो बना है उसमें कुछ अलग तरह से, वो इस सूत्र के
आधार पर नहीं हुआ, वो कग चज तद पैवाम प्रायो लुक से हुआ है। क्योंकि एक मिनट, कग चज में तो संयुक्त वाला नहीं होता है, संयुक्त, हाँ वो तो असंयुक्त के लिए है। तो 10 नंबर का सूत्र उसमें लगेगा, शायद मैंने नोट्स में गलत लिखा है। तो इसमें कग टड तद वाला सूत्र लगेगा, 10 नंबर का सूत्र लगेगा जब जुम्मम बनाएंगे तब। क्योंकि कग टड जब लगता है तो वो संयुक्त अक्षरों के लिए लगता है। तो यहाँ हलंत ग और हलंत म संयुक्त हैं युग्मम में, और संयुक्त अक्षर के लिए 10 नंबर वाला सूत्र लगता है। तो डायरी में अगर नोट्स में गलत आया है तो उसको ठीक करना है, सुधारना है, और उसको मैं भी सुधार करके वापस भेजूंगा। तो यहाँ पर हम जब जुम्मम बनाएंगे इसका, तो आदेरियो ज से पहले य का ज कर देंगे, और जो ग है उसका लोप कर देंगे। ग का लोप होगा 10 नंबर के सूत्र से, कग टड तद प श स जीवा मूल्य क, और उपदमानीय पाम ऊर्ध्वम लुप से, उस सूत्र से ग का लोप करेंगे। ग का लोप करने के बाद म बचेगा, तो वो 13 नंबर सूत्र से अनादौ शेषादेशी और द्वित्वम से उसका एक और म वहां आ जाएगा, एक्स्ट्रा म हो जाएगा। तो वो जुम बन जाएगा, और अंत का जो म है हलंत म, उसका अनुस्वार बनने से जुम्मम बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस सूत्र में जो है हमने प्रयोग किया, और इस सूत्र के प्रयोग से इस प्रकार से, समय देख लेते हैं कितना हो रहा है, 6:53। ओके, थोड़ा टाइम और है, तो हम और कुछ शब्द ले लेंगे। और नीचे जो एक और इसमें उदाहरण आया है, लग्नः का लघु हुआ है। तो इसमें लग्नः का हम विच्छेद करेंगे, तो हलंत ल आएगा, प्लस अ आएगा, हलंत ग आएगा, और प्लस हलंत न, और फिर अह विसर्ग के रूप में, अ और विसर्ग के रूप में इस तरह का विच्छेद होगा। और इसमें न जो है अधो में है, न अधो में है क्योंकि वह हलंत ग और हलंत न बाद में आया, इसका मतलब न अधो में है। तो जब अधो में स्थित होता है म, न या य, तो उनका लोप होता है। किस सूत्र से? इस 12 नंबर के सूत्र से लोप होता है, अधो मनयाम। अधो मनयाम सूत्र लगाया लग्न के साथ, तो जो न था बाद में उसका लोप हो गया। न का हलंत न का लोप होने से पीछे हलंत ग बचा, हलंत ग बचने से उसका फिर द्वित्व हुआ 13 नंबर सूत्र से। तो अनादो शेषा देशी और द्वित्वम सूत्र लगाया गया, तो एक ग एक्स्ट्रा आ गया वहां पर। और जो अंत में विसर्ग था उसका अतः सेरडो से हमने ओ कर दिया। तो इस प्रकार से लग्न का लग्गो हो गया। लग्गो का मतलब स्तुति पाठक। स्तुति यानी किसी की प्रशंसा करते हैं, स्तवना करते हैं। जैसे लोगस का हम जाप करते हैं, तो वहां पर सिद्धों की स्तुति होती है, और उस प्रकार से जो स्तुति पाठक है उसके लिए लग्न या लग्गो शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याग्रह का वाहो, इसका मैंने कल बना करके नहीं भेजा था, उसको आज बना करके भेजूंगा। तो इसका भी व्याग्रह जो है या व्याध जो है उसमें अधो मनयाम सूत्र लगेगा। अब आगे जो 13वां सूत्र है, अनादो शेषा देशी और द्वित्वम, इस सूत्र का बहुत प्रयोग होता है, और इसका हमने ऊपर में कई शब्दों में प्रयोग किया है। तो इसका पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज है, क्या समझा रहा है। अनादि में स्थित किसी संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन जब लुप्त होता है, तब शेष जो व्यंजन रहता है तब उसे द्वित्व होता है। तो ये इसकी परिभाषा दी गई है कि आदि में नहीं होना चाहिए संयुक्त अक्षर। अनादि में स्थित कोई भी संयुक्त अक्षर होता है, संयुक्त व्यंजन होता है, जिसके कई शब्दों के उदाहरण हम ऊपर ले चुके हैं। जैसे लग्न था, जैसे अक्को था, अर्कह में अक्को बना। तो इस प्रकार से जो संयुक्त व्यंजन का एक व्यंजन कोई भी, उर्दू में स्थित या अधो में स्थित, पहले वाला या बाद वाला, कोई भी एक व्यंजन जब लुप्त होता है, तो जब जो बाकी व्यंजन जो बचता है तब उसे द्वित्व होता है। और द्वित्व का प्रयोग मैंने आपको करके दिखाया कि किस प्रकार से द्वित्व होता है। जैसे हलंत द और हलंत द का अगर वहां पर लोप हुआ, उसमें से किसी का भी सॉरी, हलंत द या हलंत द का द्वित्व होता है, हलंत द या हलंत ध में से किसी एक का द्वित्व होता है, तो दोनों के लिए हलंत द एक्स्ट्रा आता है। क्योंकि जो महाप्राण है उसको द्वित्व नहीं होता है, डबल नहीं होता है।
लेकिन जो महाप्राण नहीं है उसका द्वित्व होता है। जब हलंत क का द्वित्व होता है तो हलंत क आएगा, हलंत ख का द्वित्व होगा तो भी हलंत क आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह सूत्र हमने सभी अच्छे से समझे हैं, और मैं एक बार आपको व्हाट्सएप में ले जाता हूँ, वहाँ पर जो भी शब्द मैंने सिद्ध किए हैं और आपको सबको भेजे हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं, और वहाँ पर कोई डाउट्स है तो उनको एक बार समझ लेते हैं। तो मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ आपको व्हाट्सएप में। अब मेरी ऐसी भावना है कि ज्यादातर जो है हम विस्तार इस प्राकृत ग्रुप में करेंगे, क्योंकि हो सकता है दूसरे ग्रुप में डालने से लोग उसको अच्छा ना समझे या नाराज हों। तो इसलिए हम जो भी डिटेल में अब जो भी विस्तार करेंगे इस विषय का, तो यहाँ पर करेंगे ग्रुप में तो अच्छा रहेगा। तो अब आप देख लीजिए इन शब्दों में कैसे मैंने एक एक का विच्छेद किया है। जैसे क्रीडति शब्द था तो हलंत क, हलंत र, फिर ई दीर्घ, फिर हलंत ड, फिर हलंत त और प्लस ई। और एक एक स्टेप में मैंने एक एक सूत्र लगा करके एक्सप्लेन किया है। तो कहीं पे भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे पहले स्टेप में डोलह सूत्र लगाया तो हलंत ड का ल आ गया वहां पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने लोप किया है हलंत का, तो कग चज तद पैवाम से उसका लोप किया है। और फिर सर्वत्र लब राम वंद्रे से र का भी लोप कर दिया है। तो इस प्रकार से इनको जोड़ करके मैंने किलई रूप बनाया है। और लोकह का इसी प्रकार से सबसे पहले मैंने विच्छेद किया। कभी भी परीक्षा में इस प्रकार से शब्द सिद्धि पूछी जाए तो इस तरह से पूरा डिटेल में, जैसे गणित के स्टेप्स होते हैं उस प्रकार से एक एक स्टेप क्लियर लिखना है और एक एक सूत्र क्लियर लिखना है। जैसे मैंने कहीं कहीं पे डॉट 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 लगा दिया, तो वैसा भी नहीं करना है, पूरा सूत्र लिखना है स्टेप के साथ कि इस स्टेप में मैंने क्या किया। जैसे मैंने इस स्टेप में हलंत क का लोप किया, किस सूत्र से किया, तो क ग च ज तद पय वाम प्रायो लुक, ऐसा पूरा सूत्र लिखेंगे। और फिर उस स्टेप में हम हलंत क को निकाल करके बाकी के स्वर और व्यंजन को नीचे लाते हैं, तो हलंत ल और ओ और अह रह जाता है। फिर अतः शेरडो से विसर्ग का हमने उधर ओ किया है, फिर सबको जोड़ दिया है। तो आसान सा शब्द है, लोक के लिए ये प्रयोग में आता है, क्रीडति का तो खेलने के लिए प्रयोग में आता है, लोकह का लोक के रूप में प्रयोग में आता है, और इसका लो रूप बन गया। तो प्राकृत में लोकह से लो हो जाता है। फिर ये नगरम का मैंने यहाँ पर विस्तार किया है, मतलब विच्छेद किया है, एक एक अक्षर को, एक एक स्वर और व्यंजन को लिखा है, और एक एक स्टेप मैंने बताई है। हलंत न, फिर अ, फिर हलंत ग, फिर अ, फिर हलंत र, फिर अ, फिर हलंत म। तो ये नगरम का विच्छेद करके सबसे पहले कग चज तद पय वाम प्रायोलुक से हलंत ग का लोप किया, और वहां पर फिर जो अ बचा उसको अवर्णो य श्रुति ह से उसका य बना दिया, और फिर उसका आगे अंत में जो म था उसका अनुस्वार बना दिया मोनुस्वार से। फिर सबको जोड़ा तो नैरम बन गया। फिर इसी तरह से एक बड़ा शब्द है रजतम, रजतम का रययम बनाया है। इसमें भी एक एक को मैंने एक्सप्लेन किया है। रजतम थोड़ा शब्द बड़ा है, इसलिए हलंत र प्लस अ प्लस हलंत ज प्लस अ प्लस हलंत प्लस अ और फिर प्लस हलंत म आता है। बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक सूत्र कग चज तद पय वाम प्रायो लुक जो है उसका दो बार प्रयोग किया गया। एक बार ज का लोप किया गया, एक बार त का लोप किया गया। ऐसे एक एक स्टेप करके आप लिखना है। मैंने दोनों स्टेप एक साथ मिला दी है, लेकिन आपको एक एक स्टेप करके एक एक लोप करना है। जब एक्सप्लेन करना है तो पूरा डिटेल में करना है। तो इस प्रकार से लोप करने से बाद में ज का लोप, जहाँ पर हलंत ज का लोप हुआ वहां पर जो अ बचा उसको मैंने अवर्णो यह श्रुति से यह बना दिया, और हलंत त का लोप करने से बीच में पीछे जो अ बचा उसका भी इसी सूत्र से अवर्णो यह श्रुति से एक और यह बना दिया। इस कारण से यहाँ पर र य यम ऐसे करके आया। हलंत म का अनुस्वार कर दिया बाद में अंत में, तो रययम शब्द बन गया। इस प्रकार से अच्छे से अपने को हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ता है। लिखति का मैंने सूत्र के साथ ही बताया था कि यहाँ पर
हमने ख ग थ ध भाम सूत्र लगाया तो हलंत ख जो था उसका ह बन गया। और विच्छेद तो आपको पता ही है, अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि विच्छेद कैसे करते हैं। तो हलंत ल प्लस ई, फिर हलंत ख प्लस अ, फिर हलंत त प्लस ई। तो इस प्रकार से विच्छेद करने के बाद ख ग थ द भाम सूत्र लगा करके हलंत ख का मैंने ह कर दिया और फिर इन सबको जोड़ दिया वापस से। हलंत त का भी लोप किया गया है यहाँ पर, वो आप सूत्र आपको पता ही है, कग चज तद पैवाम प्रायो लुक से हलंत त का लोप हुआ है। लेकिन हलंत त का लोप करने के बाद इधर पीछे अ नहीं है, पीछे अ होता तो अवर्णो यह श्रुति ही लग करके यह बनता, लेकिन हलंत तक के पीछे ई है, इसलिए यहाँ पर यह नहीं आया। ऐसा हमें हर चीज के लिए सोचना है, चिंतन करना है, क्या मैंने स्टेप लगाई और क्या लगनी चाहिए थी, क्यों लगनी चाहिए थी, क्यों लगी, क्यों नहीं लगी, ये प्रश्न मन में आना चाहिए, ये डाउट मन में आना चाहिए। तुरंत अपनी तर्क बुद्धि का जो प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि भी आपको पता है 4 प्रकार की बुद्धि होती है, औत्पत्तिक बुद्धि, फिर कार्मिकी बुद्धि, और फिर परिणामी की बुद्धि, और एक विनय की बुद्धि होती है। उत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं कि कर्मों के क्षय से भीतर से उपजती है, जैसे भिक्षु स्वामी की थी उत्पत्ति, उत्पत्तिया बुद्धि, यानी हर प्रश्न का जवाब भीतर से प्रकट हो जाता था, अंदर से जवाब तुरंत मिल जाता था, वो उत्पत्ति की बुद्धि है। रोहक की बुद्धि भी उत्पत्ति की बुद्धि थी, अभय कुमार की बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि थी। उनको कोई प्रश्न पूछे भीतर से तुरंत जवाब आ जाता था। इस प्रकार की बुद्धि को उत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। विनय की बुद्धि क्या होती है? जो गुरु के पास बैठ करके विनय करने से प्राप्त होती है। गुरु उपदेश देते हैं और हम उनको ग्रहण करते हैं। आज आचार्य श्री महाश्रमण जी तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तीर्थंकर के समान हमारे को हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे आचार्यों की प्राप्ति होती है, ऐसे आचार्य को सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। तो जब विनय करते हैं, गुरु के पास बैठते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो विनय की बुद्धि है। कार्मिक की बुद्धि किसे कहते हैं? कार्मिक की बुद्धि वह बुद्धि है जो कर्म करते हैं हम, जैसे किसान है खेती करता है, उसको उस प्रकार की बुद्धि प्राप्त हो जाती है। एक इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग सीखता है, करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाता है, तो वो बुद्धि जो है कार्मिक की बुद्धि कहलाती है। एक छोटा सा उदाहरण है कि एक किसान इतना एक्सपर्ट हो गया कि जो मूंग के दाने वो फेंकता है, अधोमुख फेंक सकता है और ऊर्ध्वमुखी भी फेंक सकता है। यानी कि जो मूंग की आंख होती है, काले रंग का उसका कलर होता है, अगर वो मूंग के दाने फेंके तो सबकी सब ऊपर दिखाई देगी, एक प्रकार से फेंके तो सबकी सब अधोमुख दिखाई देगी, नीचे की तरफ। ये कार्मिक की बुद्धि का प्रयोग है। फिर पारिणामिक की बुद्धि, ये है एक्सपीरियंस से, अनुभव से, उम्र बढ़ने से आती है पारिणामिक की बुद्धि। तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। यहाँ संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहता था। प्रश्न उठे, प्रश्न करें, प्रश्ना ये स्वाध्याय का एक रूप है, पूछना ही चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि 100% पूरा पूरा ग्रहण हो जाए। हो सकता है कभी कभी मैं गलत बोल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जितना ज्ञान गुरु ने दिया सारा का सारा ग्रहण हो गया। ग्रहण करने की शक्ति अगर शिष्य की बहुत अच्छी है तो वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है तो प्रश्न पूछ लेना चाहिए, संशय डाउट मन में नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मेघ, मेघ, फिर से हमने यहाँ पर उसका विच्छेद किया। हलंत म आया, फिर ए आया, फिर हलंत घ आया, महाप्राण है, फिर अह आया। तो ये सब विच्छेद करके हमने प्राप्त किया और खग थद भाम सूत्र लगा करके हलंत ग का हलंत ह बना दिया। और इस प्रकार से आगे के स्टेप में अतः सेरडो करके ओ बना दिया। तो यह बहुत आसान है। मेघ यानी बादल है, उसका मेहो बन गया। इसी प्रकार से नाथ का नाहो बनेगा, बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। विच्छेद किया, हलंत न आ, हलंत थ और अह, उसमें हलंत थ जो था उसमें खग थद भाम सूत्र का प्रयोग करके उसका हलंत ह बना दिया। फिर जो विसर्ग बचा अतः सेरडोह से उसका ओ किया, फिर सबको जोड़ दिया और नाथो बन गया। खड़ग, उसका हमने पहले जब सूत्र पढ़ा था तो उसको समझने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर एकदम क्लियर है क्योंकि शब्दों का विच्छेद करके लिखा गया है। हलंत ख है प्लस अ है,
प्लस हलंत ड है, प्लस हलंत ग है और प्लस अह है। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि ड का लोप किया गया है क ग ट ड सूत्र से। 10 नंबर का सूत्र है क ग ट ड त से। ये जहां पर सूत्र ये संयुक्त अक्षर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो हलंत ड और हलंत ग संयुक्त थे, इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया गया और ड का लोप हो गया। फिर पीछे ग बचा है, हलंत ग बचा, उसका हमें द्वित द्वित हमने किया है अनादोशेषा अनादोशेषादेशी और द्वित्वम सूत्र से। ये सूत्र लगाते लगाते बार बार उनको बोलते बोलते ये सूत्र हमें याद हो जाते हैं, तो फिर हमें पुस्तक देखना नहीं पड़ता है। कहा भी जाता है जो ज्ञान है वो कंठों में होना चाहिए, ज्ञान कंठा और दाम अंटा, यानी दाम जो है अंटी में होते हैं तो वो काम में आते हैं, जेब में रुपए होते हैं तो वो काम में आते हैं, और ज्ञान कंठों में होता है यानी याद किया हुआ है तो वो तुरंत काम में आ जाता है। तो अनादोशेषादेशी और द्वित्वम से हलंत ग एक और आ गया, और फिर अतः सेडो से हमने विसर्ग का ओ कर दिया। इस प्रकार से इसको जोड़ दिया तो खग्गो बन गया। और अगला दुग्धम है। दुग्धम में भी पहले विच्छेद कर दिया, हलंत द प्लस उ प्लस हलंत ग प्लस हलंत ध प्लस अ और प्लस हलंत म आ गया। तो इसमें हमने जो है ग का लोप किया है, क ग ट ड त द प श श स जिह्वामूलीय क उपमानीय पाम और ध्वम लुक। इससे सूत्र से हमने ग का लोप कर दिया। ग का लोप करने के बाद पीछे हलंत ध बचा है। हलंत ध बचा है तो मैंने आपको इसका नियम बताया था कि हलंत ध महाप्राण है, तो द और ध साथ में होते हैं, तो हलंत द और हलंत ध का अगर पीछे बचा होना है, द्वित्व होना है, तो वहां पर एक्स्ट्रा जो आएगा वो हलंत द आएगा। तो हलंत द को हमने नेक्स्ट स्टेप में लिया है, और वो आने से फिर अंत में जो हलंत म था उसका मोनुस्वार सूत्र से अनुस्वार बना दिया है, फिर सबको जोड़ने से दुद्धम रूप बना है। इस प्रकार से यह हमारा लगभग संपन्न हुआ है। नहीं, अर्कः, उल्का और लग्नः और युग्मम ये सब भी बचे हुए हैं, तो इनका आप स्वयं स्वाध्याय कर लें, क्योंकि इतने उदाहरण हमने किए हैं। अब थोड़ा समय बचा है तो थोड़ा हम समय कारक विभक्ति और वाक्य रचना पर भी लगाते हैं। तो अब 4 ही उदाहरण इसमें बचे हैं, ठीक है ना? तो ये आप मैंने सूत्र समझाने के समय इनका आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया था, थोड़ा आप खुद प्रयास करें। मैंने पहले कहा था कि जितना हो सके हम क्लास में करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो अगली क्लास में ये 4 शब्द हम ले लेंगे। अब थोड़ा सा हम वाक्य रचना पर ध्यान देते हैं। वाक्य रचना लेकर के आता हूँ अब मैं। हाँ, इसमें था वाक्य रचना। तो वाक्य रचना का आपको बताया था कि सबसे सिंपल जो सेंटेंस बनता है उसमें या तो एक नाउन रहेगा या एक प्रोनाउन रहेगा, या और उसके साथ नाउन और प्रोनाउन के साथ एक वर्ब लगानी पड़ती है। आई गो, मैं जाता हूं, इसमें आई प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ, गो वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। तो संज्ञा या सर्वनाम, नाउन यानी कि संज्ञा, वो प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, और वर्ब यानी कि क्रिया, और क्रिया के रूप बदलते हैं, और जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसके भी रूप बदलते हैं। संस्कृत और प्राकृत में अलग अलग रूप इनके बनते हैं, क्रिया के भी अलग अलग रूप बनते हैं, और नाउन और प्रोनाउन के भी, संज्ञा और सर्वनाम के भी अलग अलग रूप बनते हैं। तो मैंने कल थोड़ा विभक्ति का भी आपको भेजा था, उसका भी लेंगे। थोड़ा सा ये वाक्य रचना का कुछ बच गया है, उसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। ये मिश्रित प्रयोग बच गया था। ऊपर का हमने पढ़ लिया था, काओ सम्मम जानती, कौन भली प्रकार जानती हैं, ताओ सुहम सयंती, वे सुखपूर्वक सोती हैं, ये हो गया था। अब मिश्रित प्रयोग है, वो इसी पुस्तक में से वाक्य रचना का ही है, और इसमें मिश्रित प्रयोग किया गया है। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा इसमें प्रयोग नहीं आ रही है, सर्वनाम प्रयोग आ रहा है, अव्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं, और क्रिया का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर अहम जो है वह सर्वनाम है, मैं के लिए प्रयोग में आया है। छत्तो छात्र के लिए प्रयोग में आया है। छात्र क्या है? हमारा विशेषण है, मेरा विशेषण है। अहम छत्तो अत्थि, छात्र कौन है?
जो पढ़ता है और विद्या पढ़ने की कोशिश कर रहा है वो छात्र है, विद्या पढ़ रहा है वो छात्र है। तो अहम छत्तो अत्थि, छत्तो छात्र के लिए प्रयोग में आया, अत्थि हूं के लिए प्रयोग में आया। तो अहम छत्तो अत्थि, मैं छात्र हूं। अहम अत्थ पढ़ामी, मैं अत्थ यानी यहाँ, पढ़ामी यानी पढ़ रहा हूं। अत्थ क्या है? अव्यय है। जो अव्यय है वह उसके रूप बदलते नहीं है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी हो उसका प्रयोग उसी रूप में होता है, सबके साथ वह उसी रूप में चलता है। तो अहम अत्थ पढ़ामी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तुमम बाला अत्थि, तुम बालिका हो। बालिका हम किसके लिए प्रयोग में लेते हैं? जो टीनेजर्स होते हैं उनको बालिका कहते हैं। ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है। बाला, तुमम बाला अत्थि, तुम बालिका हो। फिर तुमम तत्थ खेलसी, तुम वहां पर खेलती हो। तो ये खेलती हो भी हो सकता है, खेलता हो भी हो सकता है, क्योंकि तुमम जो प्रयोग हो रहा है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप है। अहम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान है, तुमम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान है। लेकिन जब प्रयोग थर्ड पर्सन का होगा तो सा बन जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, और सो बन जाएगा पुल्लिंग के लिए। तो वो आगे आ रहा है, तो हम पढ़ते हैं आगे। तुमम तत्थ खेलसी, तुम वहां खेलती हो या खेलते हो। खेलसी आपने देखा क्रिया का रूप बदल गया। अगर यहाँ अहम होता तो खेलामी होता, तुमम है तो खेलसी, खेलसी हो रहा है। तो इस तरह से क्रिया का रूप परिवर्तन होता है। इसको भी हम धीरे धीरे विस्तार से आगे आगे लेते जाएंगे। तुमम अथ सेवसी, तुम यहाँ पर सेवा करते हो। तुम के लिए सेवसी हो गया। अगर मैं होता, अहम होता तो सेवामी होता। तो यह क्रिया रूप इस प्रकार से बदलते हैं। सो आयर्यो थी, सो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, आयर्यो आचार्य के लिए प्रयोग किया गया है, अथी यानी है। सो तथ लिहई, सो पुल्लिंग का प्रयोग है। फिर से वह, तथ वहां, लिहई यानी लिखता है, तथ अथ, अथ यानी यहाँ, तथ यानी वहां। सो सया पढ़ई, सया का हमने शब्द सिद्धि किया था पहले, सदा, सदा का रूप सया बना है। सो वह सदा पढ़ता है, पढ़ई यानी पढ़ता है। तो जब वह का प्रयोग हुआ तो वहां पर पढ़ई आ गया। अगर वही तुमम का होता तो पड़सी आता, अहम के साथ पढ़ामी आता। तो ये जो क्रिया में रूप चेंज हो रहे हैं वो हमें ध्यान में रखते हैं, हमें ध्यान में रखने हैं। और जब हम वाक्य बनाएंगे तो क्रिया, जो रूप बनेंगे क्रिया के रूप, वह सर्वनाम के साथ जुड़े हुए होंगे। अहम अगर सर्वनाम है तो पढ़ामी आएगा, तुमम अगर है तो पड़सी आएगा, और सा अगर है तो पढ़ई आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सा माँ अथी, माता के लिए शब्द आया है माँ। अब माँ शब्द जब हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे तो हमें तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि माता से माँ कैसे बना। जो वहां पर त था उसका हमने लोप किया, त संयुक्त नहीं है, ध्यान में रहे। तो उसके लिए कग चज तद पय वाम प्रायो लुक, इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और त का लोप होने के बाद में जो आ है वही बचा, तो मा आ बन गया। तो जब कोई भी प्राकृत का शब्द हम पढ़ेंगे तुरंत हमें मस्तिष्क में ये लाना है कि ये माता से माँ कैसे बना, प्रतिदिनम से पई दिनम कैसे बना। तभी हमें सूत्र ध्यान में आएंगे और सूत्र इसी प्रकार से हमें याद हो जाएंगे। तो जब भी कोई नया शब्द हमें देखने में आए, जैसे धम्मो है, धम्मो मंगल मुक्केठम, तो धम्मो कहाँ से आया? अब आप सोचेंगे उसके ऊपर कि धर्म एक शब्द है, धर्म का धम्मो कैसे बना। अब 13 जो सूत्र हमने पढ़े हैं वो 13 सूत्रों का आप चिंतन करेंगे तो आप चिंतन करते 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 धम्मो तक पहुंच जाएंगे। उन्हीं 13 सूत्रों में से कहीं न कहीं आपको हिंट मिल जाएगा कि धर्म का धम्मो कैसे बना। उसको भी मैं
अगले क्लास में बताने का भाव है। लेकिन तब तक आपके लिए ये प्रश्न रहेगा, तब तक आपके लिए चिंतन का ये एक विषय रहेगा कि धर्म का धम्मो कैसे बना। धम्मो मंगल मुक्तिठम, ये हम सूत्र कई बार सुनते हैं, मंगल पाठ में भी हमें सुनने को मिलता है। तो उसका पहला शब्द, उसका चिंतन करें, धर्म का धम्मो कैसे बना। आगे पढ़ते हैं। स पैदिणम सेवई, वह प्रतिदिन प्रतिदिन सेवा करता है या करती है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर सा आया है, मेरा भूल हुआ, मिच्छामि दुक्कडम। तो सा माँ अथी, वह माता है, स्त्रीलिंग का प्रयोग है। सा पैदिणम सेवई, फिर से स्त्रीलिंग का प्रयोग है, वह प्रतिदिन सेवा करती है। सेवई यानी सेवा करती है। सो अप्पम बोलई, सो यानी फिर से पुल्लिंग का प्रयोग आया। वह अप्पम यानी अल्प, बोलई, यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है, बोलता है होना चाहिए, तो भूल हो जाती है। पुस्तक में भी भूल हो सकती है, प्रिंटिंग में मिस्टेक आई है। सो जो है वह पुल्लिंग का प्रयोग है। सो अप्पम बोलई, वह थोड़ा बोलता है। इमो सीसो पढ़ई, इमो आया है यानी पुल्लिंग का प्रयोग है। यह सीसो यानी शिष्य, पढ़ई पढ़ता है। अब संस्कृत का शब्द क्या है? शिष्य। शिष्य का सीसो कैसे बना? फिर से चिंतन करें, अपना दिमाग दौड़ाएं। ऐसे ही चिंतन करते करते हमारा दिमाग खुलता है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। जब व्यक्ति चिंतन चिंतन करता है, किसी भी विषय पर चिंतन करता है, तो कई बार चिंतन करते करते ग्रंथि खुल जाती है, समस्या सुलझ जाती है। तो मैंने दो शब्द आपको दिए हैं, शिष्य और पहले क्या दिया था शब्द मैंने? धर्मः। धर्म। तो धर्मः पे चिंतन। हाँ पूछें। नहीं नहीं, वो कुछ शब्द ही बता रही थी, धर्म शब्द दिया था आपने। हाँ हाँ, धर्मः हाँ। और शिष्य, ये दो दो शब्दों पर आपको चिंतन करना है। अगले क्लास में उसको विश्लेषण करेंगे उसका अच्छे से। तो इमो शिशो पढ़ई, यानी यह शिष्य पढ़ता है। इमो पुरिसो नमई, तो यहाँ पर इमो पुरुष के लिए आया है, पुल्लिंग है। पुरुषो, यह शब्द पुरुष पुरुषः, पुरुषः से पुरिसो बना। इसका विशेष सूत्र है, आगे आएगा तब इसका हम प्रयोग करेंगे और सिद्धि करेंगे। इसका एक स्पेशल सूत्र है, वो लगाना पड़ता है। पुरुषः का पुरिसो कैसे बना? तो इमो पुरिसो नमई, यह व्यक्ति, यह आदमी, नमई यानी नमन करता है, नमस्कार करता है। इमो छत्तो खेलई, यह छात्र खेलता है। इमो सर्वनाम का प्रयोग है, छत्तो छात्र है, खेलई खेलता है। को जनो गच्छई, को कौन के लिए आता है? कह से को बना है। को जनो गच्छई, कौन व्यक्ति जाता है। तो कह भी बहुत आसान है, इसका भी आपको आसानी से बना पाएंगे, बहुत आसान शब्द है। फिर आगे आया को नरो पुच्छई, को जनो गच्छई का कौन व्यक्ति जाता है। जनो ये किसका है? चिंतन करें आप, संस्कृत में क्या रूप हो सकता है? जनः, जनः का जनो बना। कैसे बना? बहुत आसान है, आप सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में करने का भाव है। को जनो गच्छई, कौन व्यक्ति जाता है। को नरो पुच्छई, कौन आदमी पूछता है। नरो का कैसे बना? थोड़ा सोचें। नरह, नरह संस्कृत में है, उसका नरो बन गया है। आप बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से आप इसको बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कैसे बना। को नरो पुच्छई, कौन आदमी पूछता है। को बालओ नमई, कौन बालक नमन करता है। बालओ ये बालक के लिए प्रयोग में आया है, इसका संस्कृत शब्द है बालकः। मैं आज आपको संस्कृत शब्द बताते जा रहा हूँ, फिर आपको सोचना है ताकि आपके मस्तिष्क का विकास होगा। चिंतन करेंगे तो अपने आप सब जो सूत्र हमने पढ़े हैं वो ध्यान में आएंगे, और चिंतन करते करते आप शब्द की सिद्धि तक पहुंच जाएंगे। बहुत आसान आसान शब्द आपको मैं दे रहा हूँ। बालकः, को बालको, सॉरी, को बालओ नमई, संस्कृत में कह होता है और बालकः होता है, इस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। नमई की जगह नमति आता है। तो को बालओ नमई, कौन बालक नमन करता है। इमा बाला नमई, देख लीजिए सर्वनाम स्त्रीलिंग आया तो चेंज हो गया, इमा बन गया।
पुल्लिंग के लिए इमो था, स्त्रीलिंग के लिए इमा बन गया। यह कैसे बदलता है उसका भी हम विस्तार से आगे वर्णन करेंगे। समय लगेगा। जो हमारा विषय है वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। हम धीरे धीरे सरल तरीके से उसको समझ रहे हैं। कहीं भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपस में वार्तालाप से, बातचीत के माध्यम से यह विषय ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी आपके साथ इसी प्रकार से धीरे धीरे सीखा था। अब आपके साथ मेरा रिवीजन हो रहा है, तो इससे मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। मुझे क्या फायदा हो रहा है कि मेरा कंठस्थ ज्ञान मेरा जो है सुरक्षित हो रहा है। अगर मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, किसी को नहीं सिखाऊंगा, तो मेरा यह ज्ञान जो है लुप्त हो सकता है। तो मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है। इमा बाला नमयी, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, कहाँ पर थे, को बालो नमयी, वो हो चुका था, कौन बालक नमन करता है। इमा बाला नमयी, यह बालिका नमन करती है। फिर इमा छत्ता पढ़ई, यह छात्रा पढ़ती है। छात्र था तो उसका छत्तो बना था, छात्रा का छत्ता बना है। इसके लिए भी विशेष सूत्र होता है, वो आगे आएगा। तो इमा छत्ता पढ़ई, यह छात्रा पढ़ती है। इमा कन्ना खेलई, यह कन्या खेलती है। कन्या का कन्ना बना है, देख लीजिए। तो जो जो भी नए शब्द आते हैं उनके साथ ही हमारा चिंतन शुरू हो जाना चाहिए। अम्हे तत्थ पढ़ामो, अम्हे आपको पता ही है बहुवचन का प्रयोग है, और यह उत्तम पुरुष का प्रयोग है, और हम सबके लिए प्रयोग में आता है। द्विवचन के लिए भी और हम सब के लिए भी। दो या दो से अधिक जहां पर भी हैं वहां पर प्राकृत में अम्हे शब्द आ जाता है। तो अम्हे तत्थ पढ़ामो, हम वहां पढ़ते हैं। तुम्हें अथ खेलित था, तुम सब यहाँ खेलते हो। तुम्हें, यह भी बहुवचन का प्रयोग है या द्विवचन का प्रयोग भी कह सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जहां पे भी होंगे तो उसके लिए तुम्हें का प्रयोग होगा। तुम सब अथ यानी यहाँ, खेलित था, देखिए क्रिया रूप कैसे चेंज हो रहा है। खेलामी, खेलसी, खेलित था। तो इस प्रकार से क्रिया रूपों को भी हमें याद करना है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, हम प्रयोग करते रहेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हें अथ खेलिता, सॉरी उच्चारण गलत हो गया, खेलित था, खेलित था। तुम सब यहाँ खेलते हो। ते सया हसंती, ते सया हसंती यानी वे सदा हंसते हैं। ते किसके लिए प्रयोग में आया, वे के लिए। द्विवचन या बहुवचन, वे के लिए ते आएगा। प्राकृत में द्विवचन और बहुवचन साथ में चलते हैं। ते सया हसंती, वे सदा हंसते हैं। समय पूरा होने जा रहा है, देखता हूँ आगे कितना बचा है। ठीक है, तीन ही सेंटेंस बचे हैं, उसके बाद तो अभ्यास है। ताओ खिप्पम चलंती, ताओ यानी वे सब स्त्रियां, ताओ जो है स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ताओ वे सब स्त्रियां, खिप्पम यानी शीघ्र, चलंती चलती हैं। चलंती देखिए बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ तो क्रिया का रूप बदल गया है। इमाओ अप्पम बोलंती, ये सब स्त्रियां थोड़ा बोलती हैं। अप्पम यानी अल्पम, अल्पम से अप्पम बना है। यह भी बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे तो 13 सूत्रों से यह अप्पम और अल्पम, इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप शब्द सिद्धि करने में सकुशल आप शब्द सिद्धि कर पाएंगे, आपको समाधान मिलेगा चिंतन करने से। तो काओ न पढ़ंती, कौन स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं। काओ जो प्रयोग है वो स्त्रीलिंग का प्रयोग है। ण ये क्या है, नकारात्मक, न का ण बन गया है, और पढ़ंती तो क्रिया रूप है पढ़ंती। तो कौन स्त्रियां नहीं पढ़ती हैं। अब आगे सर्वनाम और अव्यय, ये अभ्यास है, इसको आप हो सके तो सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर मैं बाद में अगली क्लास में बताऊंगा या लिख करके भेज दूंगा। तो आज का स्वाध्याय बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। अब मैं स्टॉप शेयर करूंगा, हम सब मंगल पाठ करेंगे। जो जो भी जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं,
ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंच नमुक्कारो सव्व पाप पनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं भवै मंगलम। चत्तारि मंगलम रंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा रंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणं पौजामि, रंते शरणं पौजामि, सिद्धे शरणं पौजामि, साहु शरणं पौजामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पौजामि। धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस्स धम्मे सयामणो चैता भारहं वासं चक्रवट्टी महिभ्यो संति संति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिं नमस्सन्ति दुक्करम जे करन्ति तम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। सरे चिंत्या काम, सरे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार। वो सगहरम पासम पासम वंदामि कम गणमुक्कम विषहर विष निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारे जे श्यामनो तस्य गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति ओसामम। चिट्ठव दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभव फलो होई नर तिरियेसु जीवा पावंति न दुख दोहकम। तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप पाय बभ्हिये पावंती अभिज्ञेनम जीवा ऐरामरम ठाणं। यह संतो महायश भक्ति भर निभरेण हियण ता देव दिज्ज बोहिं भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद। ओम अरहम। एक बार फिर से आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हो सके तो आप इस क्लास का लोगों में प्रचार करें, बताएं, और जो भी जुड़ना चाहें उसको जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग को एंड करेंगे। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।